न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लॉर्ड मैसेंजर को देखते हैं जिन्होंने एक मीटिंग बुलवा रखी थी। वहां पर सभी कल्टीवेटर्स जाओ किंगडम के और सभी मास्टर्स प्रेजेंट थे। लॉर्ड मैसेंजर को वहां पर देखकर सभी कल्टीवेटर्स और मास्टर उनको ग्रेट करते हैं। लॉर्ड मैसेंजर कहते हैं कि मेरा जाओ कंट्री काफी टाइम से 3rd लेवल कल्टीवेशन में ही फंसा हुआ है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे बहुत से कल्टीवेटर्स अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं और वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच सकते हैं और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। और फिर कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो जनरल जाओ एक ही झटके में दूसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे। वो 4 कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे और कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा। ये बात सुनकर सभी कल्टीवेटर्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच कह रहे हैं। जाओ मास्टर कहते हैं कि लॉर्ड क्या आप हमें उस प्लान के बारे में बता सकते हैं, जिस पर लॉर्ड मैसेंजर कहते हैं कि बिल्कुल, उस प्लान को हासिल करने के लिए और गॉड मेकिंग प्लान का सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें यहाँ जाओ किंगडम के सभी मॉर्टल्स की बॉडी से उनके स्पिरिचुअल रूट को अलग करना होगा और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक ऐसी चेन भी बनानी होगी कि जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जाओ किंगडम के ऐसे कल्टीवेटर्स को मिल सके जिनके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और ऐसे ही मॉर्टल्स के स्पिरिचुअल रूट का यूज करते हुए हम अपने कल्टीवेटर्स को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं और गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अब से कल्टीवेटर्स मॉर्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और पावरफुल बन जाएंगे। तो मुझे बताओ कि इसके लिए कौन कौन रेडी है और कौन ये करना चाहता है। सभी कल्टीवेटर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कैसा प्लान है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कभी भी मॉर्टल की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और फिर जाओ मास्टर बोलते हैं कि लॉर्ड मेरी बात सुने, आप इसके बारे में एक दफा दोबारा से सोचें। अगर हम मॉर्टल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करेंगे और उन सबको मार देंगे तो हमारे कल्टीवेटर्स कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो दोबारा कोई कल्टीवेटर भी नहीं बचेगा जिसको हम ट्रेन कर सकें। मुझे लगता है कि आपका फैसला गलत है। और तभी कल्टीवेटर सब कहने लगते हैं कि जी लॉर्ड आपका फैसला गलत है। लॉर्ड मैसेंजर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। और तभी मास्टर फूजी सामने आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज आप गुस्सा मत करें। और फिर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को सोचने की जरूरत है, मास्टर लॉर्ड को नहीं। लॉर्ड तो सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं और तुम सब अपने बारे में। लॉर्ड मैसेंजर का मकसद यहाँ पर मॉर्टल्स को मारना नहीं है बल्कि हमारी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना है। और फिर मास्टर फूजी लॉर्ड मैसेंजर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लॉर्ड मेरी बात सुने, मेरी टैंक फैमिली में बहुत से टैलेंटेड कल्टीवेटर्स हैं। मुझे लगता है कि हम आपके प्लान पर काम कर सकते हैं और हम स्पिरिचुअल रूट्स को इकट्ठा करेंगे। लॉर्ड मैसेंजर उनको तलिस्मन देते हुए कहता है कि ठीक है, इस तलिस्मन को अपने पास रखो और स्पिरिचुअल रूट्स को इकट्ठा करो और उसके बाद तुम्हारी फैमिली में से मैं बहुत ही टैलेंटेड लोगों को चुनूंगा जिनको वो एनर्जी दी जाएगी और उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड हो जाएंगे। मास्टर फूजी कहते हैं कि हम आपके प्लान पर बिल्कुल अमल करेंगे, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा और इस मिशन को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा करूंगा। अब तभी लॉर्ड मैसेंजर कहते हैं कि श्वानदो सेक्ट बहुत ही पीछे रह गया है, इसीलिए उसे तैंक फैमिली के अंदर रहकर ही काम करना होगा। जिस पर पू नैन्सी कहते हैं कि ठीक है मास्टर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लॉर्ड मैसेंजर कहते हैं कि इस बात का ख्याल रखना कि मास्टर फूजी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए और अगर वो कभी भी मुसीबत में होगा तो तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। जो मास्टर यानी कि पू नैन्सी इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उन्हें ये मानना पड़ता है और वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम वहाँ पर पू नैन्सी को देखते हैं। लॉर्ड मैसेंजर की उसी बात को पूरा करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे ताकि मास्टर फूजी को वो बचा सके। मास्टर जो को देखकर मास्टर फूजी कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो, क्योंकि अगर तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आते तो लॉर्ड मैसेंजर तुम्हें भी नहीं छोड़ते। मास्टर जो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर लॉर्ड मैसेंजर का ऑर्डर ना होता तो तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आता? अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती या इतनी पावर होती तो मैं खुद ही तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देता, लेकिन इस वक्त लॉर्ड मैसेंजर की बात मानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मास्टर जो भी बात कर ही रहे थे कि तभी तीजू कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको मुझसे बचा सकते हो? मास्टर जो जैसे ही तीजू की तरफ देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसे पहले भी देख चुके थे और वो जानते थे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब तो ऐसा लगता है कि ये एक ईवल भी बन गया है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मास्टर जो फिर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और तीजू और मास्टर जो में एक जबरदस्त सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर बाद तीजू कहता है कि मास्टर जो किंगडम में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और कहा जाता है कि जो किंगडम के नंबर 1 मास्टर हैं आप।
लेकिन मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर कितनी देर तुम मास्टर फूजी को बचा सकते हो। मास्टर जो की हालत को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी और उनकी आंखों से और मुंह से ब्लड भी आने लगा था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। अब उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो तीजू से फाइट कर सकते और कुछ ही देर में हम वहाँ पर लॉर्ड मैसेंजर को आते हुए देखते हैं। मास्टर फूजी कहते हैं कि लॉर्ड आप आ गए। मास्टर जो सोचते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर की बात मानकर हमने कितने मॉर्टल्स को मारा है लेकिन उसका हमें क्या फायदा हुआ, हमारे पास कोई भी अच्छा कल्टीवेटर नहीं आया। लेकिन फिर भी मुझे लॉर्ड मैसेंजर की बात मानते हुए अभी तक टैंक फैमिली की हेल्प करनी पड़ रही है। लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पर आते हैं और आकर वो मास्टर फूजी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अर्थ और हेवन का तलिस्मन वापस कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने से बचा सकता हूँ। और तीजू लॉर्ड मैसेंजर से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और एक स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है। वो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी जिससे लॉर्ड मैसेंजर फाइट करने लगते हैं। लॉर्ड मैसेंजर फाइट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो तीजू को कम्पीट नहीं कर पाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा मास्टर जो नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर आज मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत गुनाह किए हैं। मॉर्टल्स की जान लेना गलत था, ये आप भी जानते थे, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझसे भी ऐसा करवाया। इतने में तीजू एक और अटैक करता है और लॉर्ड मास्टर को वो वहीं पर मार देता है और उसके बाद मास्टर जो भी मर जाते हैं। और फिर हम मास्टर फूजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तीजू नीचे जमीन पर आता है और मास्टर फूजी को उनके टांग से पकड़ते हुए जमीन पर घसीटने लगता है और फिर उन्हें दूर फेंकता है। और मास्टर फूजी कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे मरूंगा। तीजू कहता है कि यहाँ पर तुम खुद को अपने हाथों से मारोगे, लेकिन मरने से पहले मुझे ये बताओ कि मेरी फैमिली को तुमने कैसे ढूंढा था। मास्टर फूजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा, जिस पर अब तीजू सारी सोल्स को बाहर निकालता है और एक एक करके उनको मारने लगता है और कहता है कि अब भी नहीं बताओगे। तो तभी मास्टर बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक मास्टर की हेल्प ली थी और अरिथमेटिक मैजिक की हेल्प से मैंने तुम्हारी फैमिली की लोकेशन को ढूंढ लिया था। तीजू कहता है मास्टर गो शिमिंग, ठीक है मैं याद रखूंगा। और ये कहकर वो मास्टर फूजी के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर फूजी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं लेकिन काफी ज्यादा पेन के बाद उनकी सोल उनकी बॉडी से निकल जाती है और उनकी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। तीजू वहाँ से निकलता है और गो शिमिंग के पास जाता है और हम गो शिमिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ गो शिमिंग की सोल थी और वो जिंदा नहीं था। तभी वहाँ पर तीजू आता है और कहता है कि 400 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मर गई। गो शिमिंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी और अब मैं मर चुका हूँ तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सा छोड़ दो। तीजू वहाँ से वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फादर और मदर से कहता है कि मैंने बदला ले लिया है और अब मैं अपने पाथ को फॉलो करूंगा। और फिर वो सीतू नैन के पास जाता है और कहता है कि मुझे मास्टर को भी बचाना होगा। तीजू चारों ओर अपने घर की तरफ एक दफा देखता है और फिर बाहर निकलकर अपने घर का दरवाजा बंद करता है और उसकी आंखों के सामने सारे फ्लैशबैक गुजरने लगते हैं, वो वक्त जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा था। तीजू वहाँ से निकलकर पहाड़ों पर आ जाता है और वहाँ पर बैठकर कुछ एलेक्सियर को पीता है और फिर सोचता है कि 400 साल गुजर गए लेकिन पता भी नहीं चला और कुछ वक्त पहले तक ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ था। तब मैं अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूजेस देता था, लेकिन जैसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया तो सब कुछ बदल गया। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और मुझे इसको देखना है और सब कुछ एक्सप्लोर करना है और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। वो फिर से अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है और कहता है कि आप मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे, आप कभी भी मेरे लिए मरे नहीं हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। तीजू सारे फ्लैशबैक्स को याद करता है, वो मूवन को याद करता है, सीतू नैन को याद करता है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।